नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे संस्कृत पेडागॉजी की क्लास रहेगी। पेपर फर्स्ट की बात करेंगे और पेपर सेकंड, जिन्होंने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों सेलेक्ट किया, दोनों के लिए पेडागॉजी के प्रश्न रहेंगे। इसमें हम 15 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, और वर्ग 3 में पूछे गए प्रश्नों का भी कम्बिनेशन किया गया है। इसके पहले पहली क्लास हमारी अपलोड हो चुकी है, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा है, और सभी क्लासेज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। और साथ ही साथ संस्कृत भाषा की हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। और ये टॉपर नोट्स जिनको भी आपको प्राप्त करना है तो हमें आप लोगों को केवल व्हाट्सएप करना है। ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 संस्कृत, जिसमें व्याकरण, शिक्षाशास्त्र, पेडागॉजी, एनसीईआरटी पर आधारित संपूर्ण ये टॉपर नोट्स रहने वाली है। और ये नोट्स एमपी टेट में टॉप करके जो सिलेक्शन ले चुके हैं, उनके मार्गदर्शन के साथ पिछले कई सालों से पूछे गए प्रश्नों के साथ साथ 10 से 15 बुकों का पूरा निचोड़ बनाया गया है। और यह नोट सफलता प्राप्त करने के लिए 101% आपको सहायता करेगी। और ये टॉपर नोट्स में आपको केवल व्हाट्सएप करना है 9630688959 पे, और ये आपको टॉपर नोट्स व्हाट्सएप पे 99 में प्राप्त हो जाएगी। और नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही आपको व्हाट्सएप कर देना है, आपको नोट्स प्राप्त हो जाएगी, जिसमें आपके ग्रामर पोर्शन रहेंगे। ग्रामर पोर्शन के साथ साथ पेडागॉजी के भी प्रश्न रहेंगे, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए आपके रहेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे ग्रामर पोर्शन के यहाँ पे निचोड़ आपको मिलेगा। और प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का भी निचोड़ यहाँ पे आपको मिलेगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम 15 क्वेश्चन बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन करेंगे। और पेपर फर्स्ट की बात करते हैं तो पहले इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। और प्रश्न दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखितेषु किम सामाजिक उपभाषा कथ्यते। निम्नलिखित में से कौन सी जो है सामाजिक की उपभाषा कहलाती है। कस्यपि समुदायस्य अथवा जन्म समूहस्य भाषाः विशेषते, कस्यपि राज्यस्य देशस्य अथवा महाद्वीपस्य भाषा क्षेत्र स्थान अंतर्गते कस्यपि क्षेत्रस्य भाषा विशेषता, कस्यपि क्षेत्रस्य लिखिता भाषा साहित्यम च। अर्थात साथियों, इनमें से जो हमारी समाज के उपभाषा कहलाती है कि कस्यचित् समुदायस्य अथवा जन समूहस्य भाषाया विशेषता है। इनमें जो समुदाय में जो जन समूह भाषा की विशेषता कहलाती है उसी को ही सामाजिक भाषा बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी समुदाय या जन समूह की भाषा की विशेषता ही सामाजिक की उपभाषा कहलाती है। तो सभी लोगों ने समझ लिया। अब आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, श्रुति घटना नाम सूचनार्थम पत्रिकाम पठति तस्याः पठनम किम कथ्यते। श्रुति जो है घटना सूचनार्थम पत्रिकाम पठति, घटना से सूचना से संबंधित एक पत्रिका पढ़ रही है, तो ये तस्याः पठनम किम कथ्यते, तो ये सब पढ़ने से इसको क्या बोला जाएगा। कथ्यते मतलब बोला जाना। विहंगम दृष्टिपातैः है, स्वदेशम पठनम, मनोरंजन पठनम या परिवीक्षणम यानी स्कैनिंग। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर श्रुति घटना के सूचना का एक पत्रिका पढ़ रही है, कोई घटना उसकी सूचना के लिए, और ऐसा पढ़ना जो क्या कहलाएगा, परिवीक्षण कहला जाएगा। स्कैनिंग करना मतलब कोई घटना को हम पढ़ेंगे मतलब उसका स्कैनिंग कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो परिवीक्षणम यहाँ पे हो जाएगा। संस्कृत में स्कैनिंग क्या बोलते हैं, जानकारी लेना, परिवीक्षणम करना। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अर्थात सुनी घटनाओं की सूचना पत्रिका में पढ़ती है अगर श्रुति, तो उस पढ़ने का परिवेक्षण कहा जाता है, स्कैनिंग कहा जाएगा। ठीक है, और जो आपका शब्द दिया गया है विहंगम दृष्टिपातैः है, इसका तात्पर्य क्या होता है, केवल समान और मुख्य विचारों की तलाश करने पर इसको बोला जाता है। ठीक है, जो समान और मुख्य चीज़ें होती हैं उनको तलाश करने के लिए ऐसा चीज़ें बोली जाती है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा संदर्भैः निम्नलिखितेषु किम सत्यम नस्ति। भाषा संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं दिया गया है। तो भाषा के संदर्भ में देखा जाए तो हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक भाषायाम लिपि भवति, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। भाषार्थैः लिपि अनिवार्यः नास्ति, प्रत्येकम भाषायाः व्याकरणम् अस्ति, भाषा मुख्यतः भाष्यते। सभी लोग जानते हैं कि भाषा संदर्भ में प्रत्येक भाषा में व्याकरण होता है। भाषार्थ लिपि अनिवार्य नास्ति, भाषा में भाषार्थ लिपि अनिवार्य नहीं होती है, और भाषा मुख्यतः भाष्य होता है।
तो प्रत्येकम भाषा लिपि होती, प्रत्येक भाषा में लिपि होती है, तो भाषा के संदर्भ में सत्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाषा के संदर्भ में प्रत्येक भाषा की लिपि होती, ये सत्य नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि लिपि और भाषा जो होती है ये दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। भाषा के माध्यम से हम आपस में क्या है, बोलते हैं, और जिन चिन्हों का प्रयोग ध्वनियों को लिखने के लिए किया जाता है वह हमारी क्या कहती है, लिपि कहलाती है। तो भाषा और लिपि में इन चीज़ों को समझना है, और अक्सर आप लोग ये एग्ज़ाम टाइम में चीज़ें गलती कर देते हैं, और इन पर आपको सुधार करना है इस बार। अगला प्रश्न दिया गया है, अबोध निवेशस अर्थोवस्थी। देखिए, जो आपका अबोध निवेशस होता है इसका अर्थ बताना है। इसका अर्थ क्या होगा? सामग्री छात्रस्य वर्तमान योग्यता स्तरात् स्तोकम उच्चतरा भवितव्या। भाषा छात्राय तदा वरम कुर्वन्ति तदा ते वरीयोभिः छात्रैः सह युगलं निर्वन्ति। छात्रैः स्वच्छान् निर्धारितं स्वशक्तैः दुर्बलताश्च ज्ञातव्याः। छात्रैः स्वतंत्र गृह कार्यं कर्तुं प्रेरितव्याः। आप सभी लोग जानते हैं कि अवबोध निवेशस से संबंधित हमारा जो कहलाता है कि सामग्री छात्रैः वर्तमान योग्यता स्तर, यानी सामग्री छात्र में वर्तमान योग्यता के स्तर के अनुसार उच्चतर भवति, उच्चतर होता है। यानी कि अवबोध निवेशस से क्या होता है, सामग्री ऐसी होती है जो छात्रस्य के वर्तमान के स्तर में, अबोध निवेश की जो सामग्री होती है वर्तमान योग्यता स्तर अंक में थोड़ा उच्चतर होती है। क्या दिया गया है? स्तोकम उच्चतरम भवितव्या है, थोड़ा जो है उच्चतर होती है, उसी को ही अवबोध निवेशस बोला जाता है। तो अवबोध निवेशस का अर्थ हमारा हो जाएगा सामग्री छात्रस्य वर्तमान योग्यता स्तरात् स्तोकम उच्चतरा भवितव्या। ठीक है, आइए अब सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया कि मूलभूतम तथ्यम अथवा प्रस्तावना यत विश्व सव्यवस्थाः व्यवहारस्य अथवा तर्क श्रृंखलाः आधारो भवति कथ्यते। मूलभूत तथ्य में जो अथवा या प्रस्तावना जो होता है, इसमें विश्वास व्यवस्था में व्यवहार और तर्क श्रृंखला के आधार पर इसको क्या बोला जाएगा? देखिए, मूलभूत में यहाँ पे दिया गया है, तो हमें ये समझना है मूलभूत तथ्य में प्रस्तावना दिया गया है, विश्वास व्यवस्था दिया गया है, व्यवहार दिया गया है और तर्क श्रृंखला दिया गया है। तो मूलभूत तथ्य तथा प्रस्तावना में जो विश्वास व्यवस्था व्यवहार के साथ अथवा तर्क श्रृंखला के आधार होता है उसी को ही क्या बोला जाता है? उसको ही दोस्तों सिद्धांत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जहाँ दोस्तों मूलभूत तथा प्रस्तावना में जो विश्वास व्यवहार और व्यवहार के अथवा तर्क श्रृंखला का आधार होता है उसे सिद्धांत कहते हैं। मूलभूतम तथ्यम अथवा प्रस्तावना यत विश्वास व्यवस्थाय व्यवहारस्य अथवा तर्क श्रृंखला आधारो भवति सिद्धांते सिद्धांतः कथ्यते। क्या हो जाएगा? सिद्धांत कथ्यते, यानी अर्थात सिद्धांत बोला जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कस्मिन् वयसि बालकाः बहुविधानि मात्राः संयोजनानि कुर्वन्ति। इनमें से कौन जो है वयस्क बालक है, मतलब वयस्क बालक जो है बहुविधान मात्रा का संयोजन कर रहा है। दवि चतुर्मासानां मध्ये, द्वादश अष्टादश मासानां मध्ये, द्वयत्रिवर्षाणां मध्ये, खट अष्टवर्णां मध्ये। तो कौन सा जो बालक वयस्क बालक है जो बहुविधान से मात्रा का संयोजन कर सकता है? आप सभी लोग जानते वह कहलाएगा खट अष्ट वर्णाम मध्यते, खष्ट अष्ट वर्षाणाम मध्यते। अर्थात इसका आसन हो जाएगा छठे और आठवें वर्ष। खट और अष्ट मतलब क्या होता है? छठे से लेके आठवें, मतलब 6 से लेके 8 वर्ष का बालक जो है वह बहुविधान मात्रा का संयोजन करना सीख जाता है या संकलन करने लगता है। अर्थात छठे और आठवें वर्ष की आयु में बीज बच्चा कई तरीकों से मात्रा का संकलन करता है। ठीक है, तो बहुविधान मतलब तरीका। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया कि समान रूपेण भाषा शिक्षकः स्वकक्षायाः पर स्थितं विशेष प्रस्तूय कंचित प्रश्नान् अवस्थाप अनुभवान् कथनपूर्वकम् आरभते एतत् कथ्यते। तो आप सभी लोग जानते हैं कि समान रूप से भाषा का शिक्षक
स्वयं के कक्षा के परिस्थिति में विशेष प्रस्तुत नाम मात्र के प्रश्न अवश्य आप अनुभव कर रही है। तो ये कथन जो है आरभते, कथन पूर्वकम, यदि कथन से पहले कुछ प्रश्न करते हैं, कंचित मतलब कुछ प्रश्न जो है करते हैं, तो ये अनुभव जो होता है अनुभवान कथन पूर्वकम आरंभते, ये अनुभव जो है कथन के पूर्व पहले किया जाता है, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको पूर्व पठनकार बोला जाएगा, पठनकार बोला जाएगा, वर्तमान कार या पठनोत्तर कार। आपको संस्कृत में ये समझना है कि ये पूछा क्या जा रहा है। यानी समान रूप से कोई भी भाषा का शिक्षक होगा, अपनी कक्षा में परिस्थिति में देखा जाए तो कुछ प्रश्न करते हैं, तो ऐसा प्रश्न करना कथन पूर्व से पहले ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है पूर्व पठनकार, प्री रीडिंग टास्क जो होता है, पढ़ने से पहले प्रश्न करना, तो पूर्व पठन कार्य हो जाता है। अर्थात अगर हम अच्छे तरीके से समझें कि समान रूप से भाषा शिक्षक अपनी कक्षा के परिस्थिति में विशेष प्रश्नों की प्रस्तुत करते हैं, किन्हीं प्रश्नों की स्थापना करके अनुभवों को कथन पूर्वक अभ्यास करते हैं, और ये पूर्व कथनकार होता है। क्या होता है? पूर्व पठनकार कहला जाएगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, अभ्यासकार करना पूर्व पठनकार में ही आ जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भाषा कक्षायाम कविता, भाषा की कक्षा में कविता ज्ञान के लिए क्या होता है? भाषा कक्षा में कविता क्या होती है? गद्यवत एवं शिक्षणीय, कविताया विस्तृत परिचय पूर्वकम एवं शिक्षणीय, अवबोधनाय समीक्षणार्थम रसास्वादनाय चा भवति, अधिकतरम तो काव्यमधि दृक्तम यो। अर्थात सभी लोग जानते हैं कि भाषा की कक्षा में जो कविता होती है वह अवबोधनम समीक्षणार्थम रस स्वादनाय चा भवंती, अर्थात कविता ज्ञान के लिए, रसों के स्वाद के लिए, समीक्षा के लिए होती है। भाषा कक्षा में कविता किसके होती है? ज्ञान की रसों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी किसी भी प्रश्न पर आप लोगों का डाउट है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण कक्षायाम अस्माभिः प्रथमतः है, व्याकरण की कक्षा में प्रथम क्या चीज़ें होती हैं? चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिया गया। व्याकरण कक्षा में प्रथम जो होता है क्या होता है? तो सभी लोग जानते हैं अगर कोई भी व्याकरण की कक्षा है तो उसमें कतिविधम व्याकरण रूपम निर्मितम एतत् व्याख्येयम, व्याकरण रूपम सामान्य संदर्भे प्रयोज्यम, अनियमित रूपाणि व्याख्यानानि यदि विद्यन्ते अस्य सामाजिक कार्यप्रणाली व्याख्यायता। आप सभी लोग जानते हैं कि व्याकरण की कक्षा में सबसे प्रथम कार्य क्या होता है? व्याकरण रूपम सामान्य संदर्भे प्रयोजम, अर्थात साथियों व्याकरण कक्षा में हमारे द्वारा प्रथम व्याकरण रूप को समान संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। क्या दिया गया है? व्याकरण रूपम समान संदर्भे प्रयोजनम, प्रयोजनम मतलब प्रयोग करना, तो व्याकरण रूप में समान के संदर्भ में जो है प्रयोग किया जाता है प्रथम में, यानी पहले जो है, ठीक है, या करना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया गया है? प्रथम अस्माभिः मतलब करना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है संस्कृत में कि भाषा शिक्षिकाः निम्नलिखितेषु कः विधि सर्वोत्कृष्टा अस्ति, भाषा शिक्षक में इनमें से कौन सी विधि जो है सर्वोत्कृष्ट होनी चाहिए? जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग भाषा के अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, इस प्रश्न को समझ लीजिएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा की कक्षा में भाषण काले एवं तेन छात्र संधोधितव्य संधोनस्य कार्य संपूर्ण कक्षायाः क्रियाकलाप रूपे कर्तव्य एन छात्राः पुनः त्रुटि न कुर्वन्ति, छात्राणां त्रुटीनां संशोधनं कदापि न करणीयम। तो ऐसा नहीं हो सकता, कदापि न करे, बिना त्रुटि के कोई सीख ही नहीं सकता है। अध्यापकस्य कर्तव्यम अस्ति यत् सा त्रुटीनां विश्लेषणं कुर्यात् तस्तासां प्रकाम जानीयात् तदा त्रुटिं क्षेत्र से स्पष्टम कृत्वा पुनः अध्यापयेत्। तो सभी लोग जानते हैं कि भाषा की कक्षा में इनमें से जो विधि सर्वोत्कृष्ट होगी कि अध्यापकस्य कर्तव्यम अस्ति यत् सा त्रुटीनां विश्लेषणं कुर्यात् तासां प्रकार जानीयात् तदा त्रुटीनां क्षेत्रम स्पष्टम कृत्वा पुनः अध्यापयेत्। अर्थात साथियों अध्यापक का कर्तव्य होता है कि जो वह त्रुटियों का विश्लेषण करता है, उसको जानता है, जानियात तदा, तब उसी त्रुटि को स्पष्ट करके पुनः अध्यापन करता है।
भाषा की कक्षा में सर्वोत्कृष्ट विधि कौन सी होगी कि अध्यापक का कर्तव्य यही होता है कि जो त्रुटियां होती हैं, अध्यापकस्य कर्तव्यमस्ति, अध्यापक क्या कर्तव्य होता है, यत्र सा त्रुटिम विश्लेषण कुर्यात्, अर्थात त्रुटियों का विश्लेषण करना, तासाम प्रकार जानीयात तदा, तभी जो है उसकी जो है करता है और उसको जानता है कि क्यों त्रुटि कर रहा है। त्रुटि नाम क्षेत्रम स्पष्टम कृत्वा पुनः अध्यापयेत्, उसी त्रुटि को स्पष्ट करके पुनः अध्यापन करता है। और यह अध्यापन विधि की यह भाषा शिक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि होगी। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ रहे हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। व्याकरणगत कार्याणि कौन सा होगा, तो व्याकरण के अंतर्गत कार्य कौन सा कहलाएगा, संदर्भ अनुसार जीवानुकूलानि, पूर्णता रूपानुसृणी भवेयुः या स्मृति केंद्रितनानि। तो व्याकरणगत कार्य हमारा जो कहलाता है वह संदर्भ अनुसाराणि भवे। क्या होगा, व्याकरणगत कार्य संदर्भ के अनुसार होता है। व्याकरण के अंतर्गत कार्य किस प्रकार होता है, तो संदर्भ के अनुसार होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। समय लग जाए प्रश्न को समझ के जाइएगा, क्योंकि समझ जाएंगे तभी आपको तो पढ़ने का है, क्योंकि ये कोई रील नहीं देख रहे हैं कि देखें और भुला देंगे। ये पढ़ाई हो रही है, समझ के जाना है, क्योंकि माइंड की मेमोरी में सेव करना है और ये एग्जाम में काम आने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु अष्टम कक्षा पर्यतम शिक्षण माध्यम विषय शिक्षाधिकार अधिनियम 2009 इत्यस्मिन् का संस्तुति विद्यते। चार ऑप्शंस आपके लिए दिए गए हैं। प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 8वीं तक के शिक्षा के माध्यम में क्या संभव हो सकता है। अष्टमी कक्षा पर्यतम यथा संभव मातृभाषा शिक्षण माध्यम भविता, विद्यालय शिक्षण माध्यम मातृभाषा एवं भवेत, गृह भाषा शिक्षण माध्यम भवेत, या कह सकते हैं राजस्व भाषा शिक्षण माध्यम भवेत। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 8वीं कक्षा तथा शिक्षा के माध्यम के समय जहाँ संभव हो सकता है वह कौन सा कहलाता है, अष्टमी कक्षा पर्यतम यथा संभव मातृभाषा शिक्षण माध्यम भविता। तो निम्नलिखित में से अष्टमी कक्षार्धम शिक्षण माध्यम विषय शिक्षाधिकार अधिनियम 2009 इत्यस्मिन् कै संतुः विद्यते। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अष्टमी कक्षा पर्यतम यथा संभव मातृभाषा शिक्षण माध्यम भवितव्या। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या दिया गया है कि कचित अध्यापिका भाषण क्रियार्थम भोजनालस्य व्यंजन सूची पुस्तिकाय प्रयोगम करोति, सा चतुर्णाः विद्यार्थीनां समूहानां निर्माय प्रत्येकं समूह 15 मूलितं भोजनं प्रेषितुम् आदेशं दातुं कथयति, तस्याः प्रयोजनं छात्राणां भाषणं योग्यता संवाद योग्यता च शिक्षणमस्ति, अत्र भोजनालयस्य व्यंजन सूची पुस्तकं किं कथ्यते। अब देखिए व्यंजन की सूची यहाँ पे दी गई। अब यहाँ पे देखिए व्यंजन की सूची के बाद आपको समझना है। अब व्यंजन की सूची अगर ऐसा दिया रहे तो उसको किस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं, और आपके ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, भाषा शिक्षण सामग्री, मुद्रित पत्रम, कार्यनिर्वाहक साधनम या शिक्षणाय अनाधिकृत सामग्री। चार ऑप्शंस दिए गए। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि संस्कृत में जो कोई भी अध्यापक अध्यापिका जब इसमें भोजन से संबंधित कोई व्यंजन है, भोजन से संबंधित व्यंजन को समझिएगा ध्यानपूर्वक। भाषा शिक्षण के लिए एक शिक्षा की अगर बात होती है तो यहाँ पे हमारा दिया गया है कि व्यंजन सूची पुस्तिकाय प्रयोगम प्रयोगति, भाषण क्रियार्थम में भोजनालय में व्यंजन सूची पुस्तिका का प्रयोग किया जाता है। सा चतुर्णाम विद्यार्थीनाम समूह निर्माणम प्रत्येक समूह 15 मूल्यम भवति। चतुर्णा इनमें से दो है, चतुर्णा विद्यार्थी समूह, चतुर्थ विद्यार्थी के समूह में प्रत्येक समूह में 15 मूलमितम भोजनम प्रेषित आदेश देतुम कथयाति। तो देखिए 1500 मूल का भोजन आर्डर करने के लिए कहती हैं, और इसका मूल उद्देश्य क्या होता है, 4 छात्रों का समूह बना के 1500 भोजन के लिए वह क्या है आर्डर करने के लिए कहती हैं। तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होगा,
इसका उद्देश्य एक ही हो सकेगा, वह भाषा शिक्षण सामग्री। इसका उद्देश्य छात्रों को बोलना और संचार कौशल सिखाना होता है। तो ये किस में आ जाता है, आपके भाषा शिक्षण में हो जाएगा। अत्र भोजन लालस्य व्यंजन सूची पुस्तिका किम कथ्यते। तो इसका उद्देश्य छात्रों को बोलना और संचार कौशल सिखाना। रेस्टोरेंट मेनू बुक, यह एक भाषा शिक्षण सामग्री होगी। भाई रेस्टोरेंट में एक मेनू बुक जो आती है, मेनू बुक होती है, उसको क्या है, भाषा शिक्षण सामग्री ही बोला जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस प्रकार के एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न आते हैं कहानी कथन में, और इनको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, आदर्श भाषा पाठ्यक्रम निम्नलिखित भवन्ति। आप सभी लोग जानते हैं कि आदर्श भाषा पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्यान्ति अंतर्वस्तु प्रक्रियाएं भाषाध्यापन अधिनियम मूल्यांकनम, लक्ष्यानि प्रविधि तथा भाषा शिक्षणस्य मूल्यांकनम, भाषा शिक्षणम अधिगमार्थम मूल्यानि प्रक्रियाएं परीक्षणम च, विद्यालय शिक्षण अधिगमार्थम परिश्रम च विचाराः। तो आदर्श भाषा के पाठ्यक्रम में इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए आदर्श भाषा पाठ्यक्रम है, तो आदर्श भाषा पाठ्यक्रम के लिए क्या हो सकता है कि उद्देश्यानि अंतर्वस्तु प्रक्रियाएं भाषाध्यापन अधिगम मूल्यांकनम। अर्थात साथियों आदर्श भाषा पाठ्यक्रम में उद्देश्य अंतवस्तु प्रक्रिया भाषाध्यापन अधिगम और मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 15वां प्रश्न आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं कि यदि छात्राएं कस्मिंश्चित् गतिविधौ लग्नाः सन्ति तदा शिक्षकस्य तैः सह पारंपरिक व्यवहार है। अर्थात साथियों प्रश्न पूछा जा रहा है, यदि छात्राएं किसी गतिविधि में संलग्न हैं, यदि छात्राएं कश्चित् गतिविधि लगना है, यदि छात्र जो है किसी गतिविधि में संलग्न है, तो उस समय तदा शिक्षकस्य सह पारंपरिक व्यवहार है, उस समय जो है शिक्षक के द्वारा किया गया जो पारंपरिक व्यवहार होगा वह कौन सा होना चाहिए। तो पारंपरिक व्यवहार संदर्भ अनुसार है भाषा होनी चाहिए। एक ही लाइन में हमारा आंसर क्लियर हो गया। किसके अनुसार, संदर्भ के अनुसार जो है भाषा संप्रेषण के विकास में, क्योंकि यह सहायक होता है। जो संदर्भ अनुसार भाषा होगी वह संप्रेषस्य च विकास है सहायक है भवति। तो संप्रेषण के विकास में सहायक होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रही सेकंड क्लास, और इसका चलिए एक मॉक क्वेश्चन ले लेते हैं। आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसका आंसर कमेंट करके बताना है। और साथ ही साथ 15 क्वेश्चन हमने जो किए, 15 में से 15 कितना आप लोगों का स्कोर सही हुआ है ये भी आप लोगों को बताना है। और ये सारे क्वेश्चन टॉपर नोट्स में आपको मिल जाएंगे। लेखन शिक्षणे बालानां स्वच्छन्दार रेखनम एकम महत्वपूर्णम चरणम अस्ति यतः तदा बालाः प्रयासम कुर्वन्ति। अर्थात दर्शकों लेखन शिक्षण में बालकों का स्वच्छंद लेखन एक महत्वपूर्ण चरण होता है। तो लेखन के माध्यम से बालक जो है क्या प्रयास करेंगे, अक्षराणि शब्दान चा निर्मातुम यदा प्रभृति तैः लेखनी अंकनी वा धार्यते तेभ्य चिन्नभ्यैः तेषां कृते अर्थबोधयितुं पठने लेखनेम अंकगणिते च किंचित कालं यापयुतं या वयस्कान् अनुकर्तुम्। तो लेखन शिक्षण में बालकों के लेखन बालकों का स्वच्छंद लेखन एक महत्वपूर्ण चरण होता है। और लेखन के माध्यम से बालकों के अपने विचारों को क्या करना चाहिए या प्रयास कैसा करना चाहिए, इनमें से कौन सा सही होगा ये आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। इसका आंसर कल की क्लास करेंगे। और आई होप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से प्रश्न को समझा और इसी तरह समझते जाइए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, क्योंकि इस बार वर्ग 3 एग्जाम को साथियों 101% फतेह करना है। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।